टेलीफोन की घंटी बजते ही हेनरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हेनरी बोल रहा हूँ, हेनरी ने कहा। राजर बोल रहा हूँ बॉस, इंचार्ज इन्फॉर्मेशन डेस्क। दूसरी तरफ से राजर की आवाज़ सुनाई दी। राजर नाराक में हार्ज की तरफ से मुखबिरी के वसी नेटवर्क का इंचार्ज था और पहले भी उसने स्टैचू के अगवा की इतला हेनरी को दी थी। हाँ, क्या बात है, हेनरी ने कहा। बॉस, सब हेडक्वार्टर के बारे में मुकम्मल तफसीलात पाक एशिया के अली इमरान को यहाँ से पहुँचा दी गई हैं, दूसरी तरफ से राजर ने कहा तो हेनरी बेख्तियार उछल पड़ा। सब हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात? क्या मतलब? उसके बारे में जब कोई जानता ही नहीं तो फिर कैसी तफसीलात? हेनरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, कुछ लोग यहाँ ऐसे मौजूद हैं जो इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, दूसरी तरफ से राजर ने कहा। हैरत है, ये कैसे मुमकिन है? मुझे खुद इस बारे में मालूम नहीं है, लोगों को कैसे मालूम हो सकता है? बहरहाल, किसने पहुंचाई हैं ये तफसीलात और क्या तफसीलात पहुंचाई हैं? हेनरी ने कहा। बॉस, मेरे पास टेप मौजूद है, खासी तवील गुफ्तगू है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद टेप समेत आपके ऑफिस हाजिर हो जाऊं, राजर ने कहा। ओह अच्छा, आ जाओ, हेनरी ने कहा और रिसीवर रखकर उसने काउंटर पर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और किसी को राजर की आमद की इतला देकर उसे ऑफिस भिजवाने का कहकर उसने रिसीवर रख दिया। ये कैसे मुमकिन है कि किसी को सब हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात का इल्म हो और फिर ये तफसीलात इतनी आसानी से पाक एशिया भी पहुंच जाएं? हैरत है, हेनरी ने बेख्तियार बढ़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और उसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया और लंबे कद और छुरेरे जिस्म का राजर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। आओ राजर, मैं तुम्हारा शिद्दत से मुंतज़िर था, हेनरी ने राजर के सलाम का जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया बॉस, राजर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। तुमने मुझे कॉल करके हैरान कर दिया है। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, हेनरी ने कहा। बॉस, इस दुनिया में अगर दौलत खर्च की जाए तो सब कुछ मुमकिन है। आपको भी तो मालूम है कि चीफ स्टैचू की गर्लफ्रेंड मार्था यहाँ नाराक में आती जाती रहती हैं। वो मून्स से आती है, राजर ने कहा। हाँ, लेकिन, हेनरी ने कहा। बॉस, मार्था ने यहाँ चंद अफराद को बताया हुआ है कि सब हेडक्वार्टर मून्स में है, राजर ने जवाब दिया तो हेनरी बेख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, क्या मतलब? क्या सब हेडक्वार्टर वाकई मून्स में है? हेनरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, मार्था के मुताबिक जब चीफ स्टैचू सब हेडक्वार्टर में होते हैं तो मार्था उनके पास आती जाती रहती है, इसलिए ये बात कन्फर्म है, राजर ने कहा। ओह, तो ये बात है, ठीक है, अब बात समझ में आ गई है। बहरहाल मुझे तफसील बताओ, क्या मार्था ने इतला दी है या उसके किसी आदमी ने? हेनरी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। नहीं बॉस, मार्था अब मुस्तकिल मून्स में है, वो यहाँ अब आती ही नहीं क्योंकि चीफ स्टैचू अब वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, राजर ने जवाब दिया। फिर क्या तफसील है? हेनरी ने कहा। बॉस, मुझे इतला मिली कि सनोफाल क्लब की मालका रीटा, जो कि इन्फॉर्मेशन सेलर है, उसने पाक एशिया के किसी आदमी से 2 बार तवील बातचीत की है और उसमें चीफ स्टैचू का नाम भी आया है, तो मैं चौंक पड़ा। मेरे वहाँ ज़राए मौजूद हैं, इसलिए मैंने उनकी ड्यूटी लगाई कि वो इस गुफ्तगू की टेप मुझे मुहैया करें। चुनांचे रीटा अपनी कॉलों का बाकायदा टेप रखती है ताकि उसके ग्राहक कल किसी डील से इनकार न कर सकें, इसलिए दोनों कॉलों की टेप्स मुझ तक आसानी से पहुंच गईं। ये तमाम तफसीलात उस रीटा ने पाक एशिया के अली इमरान तक पहुंचाई हैं। क्योंकि पहली कॉल की टेप में सिर्फ इब्तदाई बातें थीं, इसलिए मैं ये दूसरी टेप ले आया हूँ, इसमें सब कुछ मौजूद है, राजर ने कहा। सुनाओ टेप, हेनरी ने कहा तो राजर ने साइड पर रखा हुआ ब्रीफकेस उठाकर मेज़ पर रखा। उसे खोलकर उसमें मौजूद एक छोटा मगर जदीद माइक्रोटेप रिकॉर्डर निकालकर बाहर रखा और फिर ब्रीफकेस उसने बंद करके वापस नीचे रखा। उसके साथ ही उसने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया।
बैटरी से चलने वाले इस माइक्रोटेप रिकॉर्डर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ये स्नोफॉल क्लब की फ़ोन अटेंडेंट लड़की की आवाज़ थी। फिर एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी जिसने अपने आप को पाकेशिया का अली इमरान बताया। फिर एक और निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और उसने अपना नाम रीटा बताया। फिर इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला और हेनरी होंठ पिंचे खामोश बैठा ये गुफ्तगू सुनता रहा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे थे। जब टेप ऑफ हो गया तो राजर ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। ये तो वाकई हैरत अंगेज़ बात है, लेकिन इस रीटा ने यह सब कुछ कैसे मालूम कर दिया? हेनरी ने कहा। मुझे भी आपकी तरह तजस्सुस हुआ था, इसलिए मैंने इंक्वायरी कराई तो पता चला कि मार्था के खासे गहरे ताल्लुकात यहाँ के एक बिजनेसमैन जिसका नाम जैकब है से रहे हैं, और मार्था उसे अक्सर मिलती रहती है, और ये जैकब भी मून्स का ही रहने वाला है। रीटा ने किसी तरह इस जैकब का सुराग लगा लिया और जैकब ने उससे भारी मुआवजा लेकर ये सारी तफसीलात उससे मुहैया कर दी, जिस पर रीटा ने मून्स में अपने किसी आदमी को कहा कि वो इन मालूमात की तस्दीक करे, तो उस आदमी ने रीटा को तस्दीक कर दी कि मालूमात दुरुस्त हैं। तो फिर रीटा ने ये मालूमात आगे उस अली इमरान को ट्रांसफ़र कर दी। राजर ने तफसील बताते हुए कहा, ये अली इमरान तो इंतहाई ख़तरनाक तरीन शख्सियत के तौर पर सामने आ रहा है। मेरी यहाँ सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन मुझे आज तक सब हेडक्वार्टर के बारे में इल्म ना हो सका, और इस इमरान ने वहाँ पाकेशिया में बैठे बैठे सब कुछ मालूम कर लिया। लेकिन वो पाकेशिया सीक्रेट सर्विस कहाँ है? हर बार यही इमरान ही सामने आ रहा है। हेनरी ने कहा। हो सकता है बॉस कि ये इमरान ही सीक्रेट सर्विस का चीफ हो, राजर ने कहा। हाँ, बहरहाल ठीक है, तुम जा सकते हो। तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं चीफ स्टैचू से तुम्हारी खसूसी सिफारिश करूँगा। वैसे भी वो पहले ही इस बात पर तुमसे बेहद खुश है कि तुमने उनके अगवा की इतला दी थी, हेनरी ने कहा। थैंक यू बॉस, राजर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने नीचे से ब्रीफकेस उठाकर मेज़ पर रखा, और फिर माइक्रोटेप रिकॉर्डर उसने ब्रीफकेस में रखकर ब्रीफकेस बंद कर दिया, और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। इस टेप को महफूज रखना, शायद चीफ स्टैचू उसे सुनना पसंद करें, हेनरी ने कहा। यस बॉस, राजर ने कहा, और फिर सलाम करके वो मुड़ा और ब्रीफकेस उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राजर के बाहर जाने के बाद हेनरी ने उठकर अलमारी खोली और उसमें से एक जदीद साख्त का स्पेशल ट्रांसमीटर निकाला और उसे मेज़ पर रख दिया। ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर था। उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, चीफ कोऑर्डिनेटर नाराक हेनरी कॉलिंग ओवर, हेनरी ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, सब हेडक्वार्टर अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक मशीनी सी आवाज़ सुनाई दी। चीफ स्टैचू से बात कराएं, ओवर, हेनरी ने कहा। होल्ड करें, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, स्टैचू बोल रहा हूँ। हेनरी, क्यों स्पेशल कॉल की है? ओवर, चंद लम्हों बाद स्टैचू की आवाज़ सुनाई दी। चीफ, आप मुझे फ़ोन कॉल करें, तफसील से इंतहाई अहम बात करनी है सब हेडक्वार्टर के बारे में, ओवर, हेनरी ने कहा। क्या तुम ऑफिस में हो? ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। यस चीफ, ओवर, हेनरी ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो हेनरी ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे उठाकर उसने वापस अलमारी में रखा और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद डायरेक्ट फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हेनरी बोल रहा हूँ, हेनरी ने कहा। स्टैचू बोल रहा हूँ, हेनरी, क्या बात है? दूसरी तरफ से स्टैचू की आवाज़ सुनाई दी। तो हेनरी ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम तफसील बता दी। वेरी बैड, मैं सोच भी ना सकता था कि मार्था इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी और इस तरह ये बातें पाकेशिया तक पहुंच जाएंगी, स्टैचू ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, ये तो अच्छा हुआ कि हमें इतला मिल गई है, वरना हम तो यही सोचते रह जाते कि उन्हें सब हेडक्वार्टर के बारे में मालूम ही नहीं है और वो उसे ढूंढने में सर पटक कर रह जाएंगे। अब उनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई आसानी से की जा सकती है, हेनरी ने कहा।
तुम्हारा मतलब है कि वो अब बराह रास्त मून्स आएंगे और सब हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे, स्टैचू ने कहा। यस चीफ, अब ये लाजमन बराह रास्त मून्स पहुंचेंगे, हेनरी ने कहा। तुमने अच्छा किया कि मुझे इतला कर दी। अब मून्स उनके लिए भड़कता हुआ जहन्नम साबित होगा। यहाँ मून्स में बल्कि हमने ऐसे वसी जाल फैला रखे हैं कि सरकारी एजेंसियों के एजेंट तक यहाँ पहुंचकर कुछ नहीं कर सकते। तो ये पसमानदा मुल्क के एजेंट यहाँ क्या कर लेंगे, स्टैचू ने कहा। चीफ, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जिस अंदाज में ये लोग काम कर रहे हैं उससे महसूस होता है कि ये लोग एक्रेमिया की बड़ी सरकारी एजेंसियों से भी 2 हाथ आगे हैं। इसलिए आप उन्हें आम रूटीन में ना लें, बल्कि उनके लिए ऐसा ग्रुप मून्स में तैनात करें जिसे ऐसे एजेंटों से निपटने की खसूसी सलाहियतें हासिल हों, हेनरी ने कहा। तुम बेफिक्र रहो हेनरी, हमारी तंजीम दहशतगर्द तंजीम है और कोई भी हुकूमत ऐसी तंजीम को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बावजूद न सिर्फ हम मौजूद हैं, बल्कि रोज़ बरोज़ हमारा काम तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा सरकारी एजेंसियों की तरफ से रहता है। और एक्रेमिया की ब्लैक एजेंसी और रियासत की एजेंसी के अलावा यूरोपीय ममालिक की सबसे बड़ी एजेंसियां हमारे ख़िलाफ़ हर वक्त हरकत में रहती हैं। इसलिए हमारे पास ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो ऐसी एजेंसियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। ये बात दूसरी है कि आज तक एक्रेमिया और यूरोप की कोई एजेंसी भी इस बात का सुराग नहीं लगा सकी कि सब हेडक्वार्टर कहाँ है, और इमरान ने ये सुराग लगा लिया है। लेकिन बहरहाल जब ये लोग मुंज में दाखिल होंगे तो मौत उन पर चारों तरफ से झपट पड़ेगी। अलबत्ता तुम यहाँ किसी से ये मालूम करके मुझे बताओ कि इमरान की ज़ाती हैसियत क्या है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की साख्त क्या है, ताकि मैं उसी अंदाज में ब्लैक ग्रुप को हदायत देकर मुंज में तैनात कर दूँ। दूसरी तरफ से इस बार स्टैचू ने इंतहाई बाएतमाद लहजे में कहा। वो शायद हैरत के झटके से बाहर निकल आया था। यस चीफ, मैं मालूम करके आपको ट्रांसमीटर कॉल करता हूँ, हेनरी ने कहा। कितनी देर में ये काम हो जाएगा, स्टैचू ने पूछा। चीफ, रेड एजेंसी का एक मारूफ एजेंट यहाँ एक क्लब बनाए हुए है, उससे आसानी से मालूमात मिल सकती हैं, हेनरी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद दोबारा तुम्हें फ़ोन कॉल करूँगा, स्टैचू ने कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो हेनरी ने रिसीवर रखने की बजाय हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सिल्वर गर्ल क्लब। रब्ता कायम होते ही एक मुतरन्निम निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। स्टोन्स से बात कराओ, मैं हेनरी बोल रहा हूँ, हेनरी ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, स्टोन्स बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा भारी था। हेनरी बोल रहा हूँ स्टोन्स, हेनरी ने कहा। ओह ओह, तुम आज कैसे कॉल कर लिया? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती, दूसरी तरफ से चौंक कर और कदरे बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया। तुम्हें पता तो है कि हमारा काम किस कदर मसरूफ़ रखने वाला है, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुखबरी का नेटवर्क चलाना बहरहाल आसान तो नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। स्टोन्स, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि क्या तुम मुझे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के एक आदमी अली इमरान के बारे में कुछ तफसील बता सकते हो, हेनरी ने कहा। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा क्या ताल्लुक़ पैदा हो गया है उनसे? स्टोन्स ने बुरी तरह चौंकते हुए लहजे में कहा। मेरा क्या ताल्लुक़ होना है, मैंने तो पार्टी को मालूमात फ़रोख्त करनी है और बस, हेनरी ने कहा। ओह, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में तफसील तो तुम्हें कहीं से भी ना मिल सकेगी। ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक लेकिन सबसे खुफिया सर्विस है। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि उसका चीफ एक्सटो है, जो पाकिस्तान की हदूद में भी खुफिया रहता है। हत्ता कि उसकी टीम के मेंबरान भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते।
सिर्फ फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके अकामात की तामील हो जाती है। और सीक्रेट सर्विस किन और कितने अफराद पर मुश्तमिल है इस बारे में भी कोई नहीं जानता। आमतौर पर जब यह सर्विस किसी मिशन पर काम करती है तो कभी उसमें एक औरत और 4-5 मर्द होते हैं, कभी 2 औरतें और 4-5 मर्द, और कभी 1 औरत और 10 मर्द। इस तरह उनकी तादाद हर मिशन में पहले से मुख्तलिफ होती है और उनके असल नाम और असल चेहरों और असल शनाख्त के बारे में कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम दुनिया के इस फील्ड के लोग सिर्फ एक आदमी को बखूबी जानते हैं और ये वही है जिसका नाम तुमने लिया है, यानी अली इमरान। ये वैसे तो सीक्रेट सर्विस का मेंबर नहीं है बल्कि फ्रीलांसर है, लेकिन हर मिशन में टीम का लीडर यही होता है। ये शक्ल से बज़ाहिर एक आम सा भोला भाला, मासूम और इंतहाई मिजाहिया बातें और मस्करी हरकतें करने वाला नौजवान है, लेकिन दरअसल ये शख्स इंतहाई ख़तरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट है और बेपनाह ज़हीन। उसकी जहानत शातराना है, माहिर लड़ाका और शानदार निशानेबाज है। बस यूँ समझ लो कि दुनिया की हर सलाहियत उसे हासिल है। ख़ास तौर पर एक सलाहियत ऐसी है जो शायद बज़ाहिर नामुमकिन है कि ये दुनिया के हर आदमी, औरत, बूढ़े और बच्चे की आवाज़ और लहजे की नकल फौरी तौर पर इस तरह कर लेता है कि ख़ुद वो आदमी भी न पहचान सके। उसके हाथों हज़ारों बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीमें ख़त्म हो चुकी हैं। बड़े बड़े मुजरिम उसके हाथों अपनी गर्दनें तुड़वा चुके हैं और तुम शायद यकीन न करो, लेकिन एक्रेमिया की ब्लैक एजेंसी और रेड एजेंसी उससे खौफज़दा रहती है। वैसे ये आम सा भोला भाला और मासूम सा नौजवान नज़र आता है। स्टोन्स जब बोलने पर आया तो मुसलसल बोलता चला गया और हेनरी के चेहरे पर हैरत के तसरात उभरते चले गए। क्या कोई ख़ास शनाख्त जिससे उन्हें पहचाना जा सके? हेनरी ने कहा। वो मेकअप के माहिर हैं, इसलिए कोई शनाख्त नहीं रहती। उस इमरान की शनाख्त यही है कि ये ज़्यादा देर तक संजीदा नहीं रह सकता और मिजाहिया बातें करना शुरू कर देता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, स्टोन्स ने जवाब देते हुए कहा। ओके, बेहद शुक्रिया, गुड बाय, हेनरी ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये कैसी मालूमात हुई? बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, हेनरी ने कहा। और फिर जब स्टैचू की कॉल आई तो उसने वो सारी बातें दोहरा दी जो स्टोन्स ने उसे बताई थीं। ठीक है, मैंने ब्लैक ग्रुप के इंचार्ज राइट से बात की है। वो ब्लैक एजेंसी का बड़ा मारूफ एजेंट रहा है। वो इस इमरान और सीक्रेट सर्विस के बारे में बहुत कुछ जानता है। किसी बैनुल अक़वामी मिशन में बैनुल अक़वामी टीम बनाई गई थी। उस मिशन में राइट उसके साथ काम भी कर चुका है, इसलिए बेफिक्र रहो। अब ये लोग मून से किसी सूरत जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे, स्टैचू ने पहले से ज़्यादा बाएतमाद लहजे में कहा। यस चीफ, हेनरी ने जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो जाने पर उसने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।